हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि और आज अपन जो करने वाले हैं अपने मिनी शॉर्ट सीरीज में वो आर इन्वायरमेंट चैप्टर को पूरा एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मगर जैसे कि आपको पता है यार, क्विक रिवीजन की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बच्चों इसी के साथ आपको वहां पर पीडीएफ्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, उनके डीपीपीज मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, हर एक चीज जिसकी जरूरत है आपको 10th और 9th क्लास के लिए वो क्या है आपको सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है वो है इकोसिस्टम क्या होता है। बच्चों यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में, तो ट्री भी इकोसिस्टम में है, सन भी इकोसिस्टम में है, ह्यूमन है, फिशेस है, प्लांट्स है, ये सारे के सारे क्या है इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है। इससे अपन को क्या कंक्लूजन मिलता है कि इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। मतलब कि क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग है और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अगर अपन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी, द टोटल ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि क्या हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, ये सारे के सारे जब साथ में मिलेंगे तब ये क्या करेंगे बच्चों, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। अब अपन क्या बात करते हैं बच्चों की इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी हाल में बताया कि एक तो जो फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक, और जो अदर फैक्टर होता है उसको बोलते हैं अबायोटिक। बायोटिक का सिंपली मीनिंग है ऐसी सारी चीजें जो लिविंग है, और एबायोटिक का सिंपली मीनिंग क्या है, ऐसी सारी चीजें जो बच्चों क्या है नॉन लिविंग है। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो आपका वाटर हो गया, एयर हो गई, सन हो गई, ये सारी की सारी चीजें नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर्स में काउंट होती है। ह्यूमन, फिशेस, प्लांट, दीज आर लिविंग थिंग्स एंड काउंट इन बायोटिक फैक्टर्स। अब अपन क्या बात करेंगे, अब बात करते हैं इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इकोसिस्टम को अपन पूरा एक ब्रॉडर व्यू देंगे और चार्ट के थ्रू समझेंगे किस तरीके से इकोसिस्टम में होते हैं। सबसे पहले बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं फर्दर डिवाइडेड होते हैं प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में एंड डीकंपोजर्स में। प्रोड्यूसर्स मतलब कि प्लांट, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर प्लांट से हैं। कंज्यूमर में आप क्या ले सकते हो, ह्यूमंस ले सकते हो, और यहाँ पर डीकंपोजर्स में आप बैक्टीरियाज ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि अर्थवर्म हो गया या कोई फंजाई हो गया। अब अगर बात करते हैं कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बच्चों फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से मतलब है जैसे कि हो गया रैबिट वगैरह, और अगर अपन बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर जो रैबिट वगैरह को फीड करते हैं, और टर्शियरी जो सबको जो क्या करेंगे, सेकेंडरी को भी और प्राइमरी को भी फीड करेंगे, जैसे लायन हो गया, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स में। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के क्या होते हैं बच्चों, 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है जो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये जो सोलर एनर्जी ऑब्जर्व हुई है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी होती है, इसका फिर कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। मतलब ये जो एनर्जी है ये यूज की जाती है किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, जो कि आपको पता है CO2 और वाटर से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, जो कि प्लांट का एक फूड होता है। फिर उस फूड को ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और इसके बाद जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, उनके लिए क्या करता है बच्चों, एज अ फूड काम करता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर्स के, जो प्लांट को फीड करते हैं, जो क्या करते हैं, कैपेबल नहीं होते, खुद का खुद फूड नहीं बना सकते और डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप या फिर प्रोड्यूसर्स, मतलब कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, खुद का फूड खुद नहीं बना पाएंगे। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों, जो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं और उन पर डिपेंड करते हैं। अगर अपन यहाँ पर एक बायोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो सबसे पहले जो आते हैं, मतलब कोई भी चेन की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत होगी प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर से आएंगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में सबसे पहले आएंगे प्राइमरी, फिर आएंगे बच्चों सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर उसके बाद आएगा टर्शियरी कंज्यूमर। ये पूरा का पूरा अपन डिटेल में भी फूड चेन में देखेंगे। अब आ जाते हैं अपने डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जितना भी जो भी डेड रिमेनिंग है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, वो क्या हो गया, मर गया। मरने के बाद जब वो क्या होगा बच्चों, मरने के बाद उसमें जितने भी डीकंपोजर्स है उस पर एक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं।
जो डेड रिमेनिंग होता है किसी भी प्लांट का और एनिमल का, उसको एक सोल्यूबल सब्सटेंस में चेंज करना ताकि सोइल उसको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। इस प्रोसेस पूरे को बोला जाता है डीकंपोजिशन। और ये कौन करवाते हैं बच्चों, डीकंपोजर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कराते हैं, जो क्या होते हैं आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्थवर्म जो होता है, तो जब भी क्या होती है बारिश का टाइम होता है तो प्लांट के अंदर आप क्या करते हो, अर्थवर्म को जानबूझ के डालते हो। इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि जितना भी प्लांट के जितनी भी पत्तियां वगैरह होगी जो सारी खराब हो चुकी है, उनको क्या करेगा, एक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देगा सॉइल के लिए। तो इनको क्या बोला जाता है, डीकंपोजर्स। क्या बोला जाता है, डीकंपोजर्स, जो डेड रिमेनिंग को ईट करेंगे। अब अपन बात करते हैं जो अपनी फूड चेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले अगर बात करें कि फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो होती है किससे, प्लांट से। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास होपर, और ग्रास होपर को फर्दर कौन खा रहा है, फिर फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को खाएगा हॉक, और हॉक को फाइनली क्या करेंगे, जो डीकंपोजर्स है, जो हमारे फंजाई और बैक्टीरिया, उसको डीकंपोज कर देंगे, वो दोबारा अर्थ में चल जाएंगे और उसी अर्थ से कहेंगे प्लांट निकलेंगे। तो इस तरह से पूरी एक चेन बनती है, एक एनिमल दूसरे पर डिपेंड करता है, फिर दूसरा तीसरे पर डिपेंड करता है। तो ये जो चेन का फॉर्मेशन होता है उसे ही फूड चेन बोला जाता है। द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एक स्टेप। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट करें तो इस स्टेप को अपन बोलेंगे एक ट्रॉपिक लेवल है। स्टेप जहां पर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करता है उसको ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। फिर जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में ग्रास होपर है तो ये एक अलग ट्रॉपिक लेवल आ गया। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल चलते हैं, और जो ट्रॉपिक लेवल है जब वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि क्या है बच्चों, ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन, किसी भी फूड चेन का हर एक स्टेप को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो आपके फूड चेन में आते हैं वो है प्रोड्यूसर्स, जो कि क्या होते हैं बच्चों, प्लांट हो सकते हैं। फिर आगे आपके कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बाद क्या आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। अगर एक अपन सिंपल सी फूड चेन की बात करें तो सबसे सिंपल फूड चेन होती है कि ग्रासेस होती है। ग्रासेस को किसने खाया बच्चों, गोट ने खाया, और गोट को किसने खाया, लोयन ने खाया। तो एक बहुत सिंपल सी एक फूड चेन हो गई। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स है, ये कंज्यूमर्स है, और ये क्या होंगे आपके फाइनली दोबारा कंज्यूमर्स होंगे। तो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पे होते हैं, मगर क्या होते हैं बहुत बार क्या होता है, टर्शरी कंज्यूमर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि जो टर्शरी कंज्यूमर होता है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को फीड करता है। अब अपन बात करते हैं फूड वेव की। यार फूड चेन तो अपन ने पढ़ ली कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे एक ट्रॉपिक लेवल की तरह। मगर अगर उसी फूड चेन में मैं एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर दूं, मतलब कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के साथ में मैंने क्या कर दिया, किसी और को भी इंटरकनेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फूड वेब बन जाएगा, एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन से कनेक्टेड होगा, और उसी को आप बोलते हो फूड वेव। मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड ऑन वेरियस ट्रॉपिक लेवल। तो बच्चों जैसे कि अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे बहुत सारे फूड चेन से कनेक्टेड है। अगर अपन बात करें माउस की, तो माउस को कौन खा रहा है, स्नेक भी खा रही है, कोई बर्ड भी खा रही है। तो इस तरीके से क्या है, हर तरह से फूड चेन कनेक्ट हो रही है और एक फूड वेव, एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको आप फूड वेव बोलोगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है, मतलब कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा है और एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन में एंटर कर सकता है। चलो अब अपन नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, एंड इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक अपन क्या पढ़े थे, फूड चेन बना रहे थे कि ग्रास होगा, ग्रास के बाद ये आएगा, पर अगर अपन इन सारों को क्या कर दे, एक पिरामिड की फॉर्म में कर दे अरेंज। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर मैं एक पिरामिड बना दूं, पिरामिड में सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इसके बाद मैं लूंगी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद मैं लूंगी सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद में लूंगी क्या, टर्शरी कंज्यूमर। अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ तो इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये भी फर्दर 3 टाइप का होता है, नंबर, मास और एनर्जी के ऊपर। किसका होता है बच्चों, एक तो नंबर का होता है, कितने नंबर्स है। तो जनरल सी बात है, आपको सभी को पता है कि प्लांट सबसे ज्यादा नंबर्स में होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, क्योंकि वो बेसिस है, तो बेसिस है मतलब उसका नंबर ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए अगर जब अपन नंबर की बात करते हैं तो वहां पर प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा होते हैं। फिर आप क्या आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि लोयन वगैरह जो होते हैं, जो फाइनल होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत कम होते हैं नंबर में इन कंपैरिजन टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। अगर अपन बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो वहां पर वेट को क्या करा जाता है बच्चों, वेट को आपको एक बेसिस लिया जाता है। तो अगर वेट की बात करें तो वेट किसका ज्यादा होगा बच्चों, वेट बहुत सारे ऐसे होता है कि बहुत सारे फूड चेन में तो ऐसा होगा कि प्रोड्यूसर्स का ज्यादा होगा, और कुछ फूड चेन में ऐसा भी होगा कि क्या होगा, जो आपके टॉप कंज्यूमर्स है उनका ज्यादा होगा। अब अपन बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रोड्यूसर्स के पास ही ज्यादा होगी। क्यों होती है, इसके ऊपर अपन एक पूरा लॉ पढ़ेंगे, 10% एनर्जी लॉ। इसमें क्या होता है, हमेशा जो भी एनर्जी लेता है वो क्या करता है, सिर्फ जो 10% पार्ट है उसी को ट्रांसफर करता है। तो आइए चलो एक बार अपन इसी को देख लेते हैं कि 10% एनर्जी लॉ क्या है। तो ये किसने दिया था बच्चों, लिंडमैन ने दिया था, और इसने बोला था कि जो 90% ऑफ पार्ट ऑफ ऑब्टेन्ड एनर्जी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब कि क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लांट है, प्लांट को कितनी एनर्जी मिली, यहाँ से सन से एनर्जी मिली, तो जो उसको एनर्जी मिली है पर्टिकुलर अमाउंट, उसमें से जो 90% है वो अपनी रिएक्शंस करवाने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराने में यूज कर लेगा, और सिर्फ जो 10% है उस एनर्जी का वही डियर को देगा। और फिर उसमें से भी क्या होगा, 10% का भी जो 90% है वो क्या करेगा, डियर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज कर लेगा, और उसका भी सिर्फ 10% ही क्या करेगा, लायन को पास करेगा। इसी तरीके से अगर अपन लोयन की बात करें तो उसके पास बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचती है ड्यू टू द लॉ ऑफ 10% एनर्जी। चलो अब आते हैं अपना BOD और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, किसी प्लांट में, किसी क्रॉप में कोई फर्टिलाइजर्स डाले, है ना, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि जिसको ना कोई प्लांट क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर पा रहा है, ना ही कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पा रहा है। और अगर डिकम्पोज नहीं कर पा रहा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्रॉप में क्या डाला, कोई फर्टिलाइजर्स डाले, है ना, ये कोई फार्मर की क्रॉप थी, उसने क्या करा, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर्स डाले। इस क्रॉप से जो फर्टिलाइजर्स है वो किसने खाए बच्चों, वो पानी की तरफ चले गए, तो वो पानी में चले गए। ठीक है, अब पानी में गए तो वहां पर क्या हुआ बच्चों, वो फर्टिलाइजर जो है वो क्या हो गया, बहुत सारे हो गए, और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और केमिकल सब्सटेंसेस है टॉक्सिक, ये इतने सारे इकट्ठे हो गए कि इन्होंने क्या करा बच्चों, जो ऑक्सीजन की डिमांड है, मतलब पानी में क्या होता है, जो फिशेस वगैरह होती है वो तो बाहर आके ऑक्सीजन तो लेती नहीं है, पानी के अंदर ही उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलती है, जो पानी के अंदर ही घुली हुई होती है। तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या होते हैं बच्चों, जितने भी सारे फिशेस होते हैं, जितने भी वाटर के, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे के सारे वाटर से ही ऑक्सीजन को लेते हैं। अब जैसे ही इतने सारे केमिकल्स वाटर के अंदर आते हैं तो जितना भी उसमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन जितनी प्रेजेंट होती है वो कम होती जाती है, और कम होगी तो कौन इफेक्ट होगा, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी की सारी इफेक्ट होगी, एंड दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट शोज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कि वाटर के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, जो फैक्ट्री से केमिकल्स निकल रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स के केमिकल्स हैं, या फिर कोई सीवेज वेस्ट है, इतने सारे वेस्ट सब चीज़ों की वजह से क्या है, उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब जो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह से जो फिशेज हैं, जो और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सारों की लाइफ इफेक्ट हो रही है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। चलो अब नेक्स्ट आता है अपना ओजोन लेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई थिंक ऐसा कोई भी आपका पेपर नहीं रहा होगा जहां से या तो ऑक्सीजन के ओजोन के ऊपर आएगा क्वेश्चन, ओजोन के ऊपर नहीं आएगा तो फिर जो वेस्ट होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन पे तो हमेशा ही आता है, और आपकी न्यूली एड हुए केस बेस तो बिल्कुल आ सकता है। ओजोन लेयर की अपन बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी अर्थ है, अर्थ के बहुत सारे एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो एक होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है ओजोन की लेयर, जो कि 5 किलोमीटर थिक लेयर होती है, और इस लेयर का काम क्या होता है, सिंपली इतना सा, ये जो लेयर है ये क्या करेगी, ये जो आपकी अर्थ है इसको प्रोटेक्ट करेगी सन की हार्मफुल रेडिएशन से। अब ऐसा तो है नहीं कि सन के पास जितनी भी रेडिएशन सारी की सारी यूजफुल है, हाँ, हालांकि सब बोलते हैं धूप जरूरी है, मगर कुछ ऐसी रेडिएशन भी हैं जो कि क्या है, हार्मफुल है। तो वो जो हार्मफुल रेडिएशंस है उनको ये ओजोन जो लेयर है ये ऑब्जर्व कर लेती है, हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ पे नहीं आने देती। अगर वो हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ पर आएगी तो जितनी भी बीमारियां है, स्किन कैंसर, इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा। इसी के अलावा अर्थ की जो फ्लोरा और फोना है, मतलब कि जो एनिमल्स है, जो प्लांट है, वो भी अफेक्ट होंगे। तो यही आपके ओजोन है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, ये एक शील्ड की तरह, बिल्कुल ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अपने अर्थ को। तो या तो ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह और एक शील्ड की तरह क्या करेगी, अर्थ को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन।
अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो ओजोन है वो बनती कैसे है। तो सबसे पहले देखा जाए तो जैसे आपको पता है इन्वायरमेंट में O2 तो प्रेजेंट होती है, बिल्कुल यार, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट पे, उस पर यूवी लाइट वर्क करेगी और दो क्या करेगी, वो फ्री रेडिकल वाले ऑक्सीजन बनाएंगे। फ्री रेडिकल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आप सिंपली याद रखो कि ऑक्सीजन को वो तोड़ देती है O और O में। अब ये जो आपका O2 होता है दूसरा वाला कोई, वो इस सिंगल ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, कंबाइन होता है और O3 का फॉर्मेशन करता है। मतलब अगर कोई बोले कि ओजोन लेयर बनी कैसे है, तो ऐसे बनी है, ऑक्सीजन पहले टूटी है, फिर उस सिंगल ऑक्सीजन ने क्या करा है, सिंगल ऑक्सीजन ने एक O2 के साथ में कंबाइन करा है और O3 का फॉर्मेशन करा है। तो अगर कहीं बार ओजोन से क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ये रिएक्शन सबको लिखकर आनी कि ओजोन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओजोन को क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है, जो उसको हार्मफुल मतलब कि सॉरी जो ओजोन है उसके लिए बहुत ज्यादा क्या कर रही है, उसकी डिप्लीशन करवा रही है, उसको कम कर रही है। क्योंकि ओजोन की लेयर मैंने अभी आपको बताया 5 किलोमीटर थिक है, मगर क्या है, ऐसे कुछ केमिकल जो अपन यूज करते हैं उसकी वजह से जो ये ओजोन की लेयर है ना ये पतली होती जा रही है। और इसका पतली होने के रीजंस क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है CFCs। यहाँ पर मैं बहुत बड़ा लिख देती हूँ, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, हेलोकार्बन्स का ही क्या होता है बच्चों, एक फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो ये क्या करता है, ओजोन लेयर के साथ क्या करता है, O3 को दोबारा किसमें चेंज कर देगा, O2 में। अभी आपने क्या करा, O2 और सिंगल O से आपने O3 का फॉर्मेशन करा था, मगर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा और एक क्लोरीन को प्रोड्यूस करेगा जो बिल्कुल फ्री रेडिकल वाली क्लोरीन है। इस क्लोरीन का काम ये होगा कि ये O3 को दोबारा डिवाइड कर रहा है O2 में। ये रिएक्शन आपको दिख रही है, O3 जो है दोबारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, O2 में। तो ये क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, ओजोन की लेयर को क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है। और अगर ओजोन की लेयर कम होगी तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो है आपके बच्चों कैटरेक्ट और स्किन कैंसर वाली डिजीज हो जाएगी। जितने भी ह्यूमंस हैं उनको, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। इसी के साथ क्या है, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में वो पूरा का पूरा क्या है, अफेक्ट होगा। और अगर बात करें तो बहुत सारे जो एक्वेटिक सिस्टम है, जो एनिमल्स है, वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे और उनकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं उस पर असर आएगा। अब अपन बात करते हैं कि ये तो पूरा हो गया। अब अपन CFC को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, CFC कहाँ यूज होता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो जो CFC यूज होता है वो AC रेफ्रिजरेटर में यूज होता है एज अ कूलिंग एजेंट। कहाँ यूज होता है बच्चों, बिल्कुल एज अ कूलिंग एजेंट। मतलब जो CFC का यूज है ना, ये क्या है कि इसको आप एज अ कूलिंग एजेंट यूज करते हो रेफ्रिजरेटर्स, ACs में। तो अब क्या हो गया है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, सारी कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि वो इस CFC को बैन करे और जितना भी इसका मिनिमम यूज हो सका है उतना कर दे। और इस मिनिमम यूज से क्या होगा, जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लीट नहीं होगी। अगर आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, तो अंटार्कटिका एक ऐसा रीजन है जहां पर ओजोन की लेयर बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है। वहां से ऐसा बोला भी गया कि ह्यूमन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा डिप्लीट हो गई कि स्किन कैंसर, इम्यून सिस्टम, इन सब पे अफेक्ट होने लग गया है। अब जो आता है वो लास्ट टॉपिक आता है अपने इस चैप्टर का, जो कि है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो भी गार्बेज अपन जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, सीवेज का वेस्ट है, कुछ अपन किसी भी तरह का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि पेपर हो गया, किसी भी फूड के छिलके होगा, या बहुत सारी चीजें हो गई इसी के साथ में। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि मेनली बात करें तो प्लास्टिक हो गया, DDT जो होता है आप क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता था, अब तो नहीं करते हैं, तो उसको भी क्या करते हैं, एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काउंट करते हैं। तो इन सबको मैनेज कैसे करें कि आप क्या करें कि एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें, हार्मफुल या कोई पोल्यूशन क्रिएट ना करें। तो सबसे पहली बात करें तो जो वेस्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। बायोडिग्रेडेबल जो कि क्या है, डिकम्पोज हो सकते हैं, जिसको कोई बैक्टीरिया या फंजाई जो है वो डिकम्पोज कर पाएगा। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो कैसे होंगे, नॉट डिकम्पोजेबल या फिर नॉन डिकम्पोजेबल, जिनको कोई भी डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और फिर क्या करेंगे, इकट्ठे होते जाएंगे और जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करेंगे। तो इनको कैसे अपन ट्रीट कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो डंपिंग। जहां पर भी आप फेंक रहे हो वो एक पूरा प्रॉपर मैनेज वे होना चाहिए। जैसे कि क्या, इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिक मेथड टू मैनेज द अर्बन सॉलिड वेस्ट एंड रिक्लेम द लो लाइंग एरियाज फॉर बेटर यूज। मतलब कि वेस्ट को हर कहीं ना बेचे, हर कहीं ना फेंके, और जो एक प्रॉपर यूज, एक प्रॉपर मेथड से इसको क्या करा जाए, डंप करा जाए। अब बात करते हैं कंपोस्टिंग की।
तो कंपोस्टिंग क्या होती है, जो भी वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे कि छिलके वगैरह, तो उन पे जितने भी माइक्रोब्स है वो एक्ट करे और उनको क्या कर दे, डिकम्पोज कर दे। अभी अपन पढ़ रहे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनका डिकम्पोजिशन ही करवाना क्या है, कंपोस्टिंग। किसी भी जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या करना बच्चों, उस पर माइक्रोबियल एक्शन करवाना, कुछ माइक्रोब्स को डालना ताकि वो उसको क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके एक सोल्यूबल सब्सटेंस में, दैट इज कंपोस्टिंग। तो इन सारे तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, किसी भी जो वेस्ट है उसको बिल्कुल उसको प्रॉपर डिकम्पोज कर सकते हो, उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। तो यहीं पर जो आपका बिल्कुल चैप्टर है वो खत्म होता है।